नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है, उस मंत्रिमंडल में कृष्ण कुमार मंटू को जगह नहीं मिली। तो आखिर कृष्ण कुमार मंटू छठ क्यों गए? और जो कहा जा रहा था कि बैकुंठपुर से जो विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो उनको मौका नहीं मिला। तो आखिर कृष्ण कुमार मंटू छठे क्यों और मिथिलेश तिवारी को मौका क्यों नहीं मिला, इसी बात पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि सारण में नीतीश मंत्रिमंडल में किस तरह से किन लोगों को स्थान मिला है और जो स्थान मिला है उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों उन्हें जगह दिया गया और क्यों इन लोगों को जगह नहीं दिया गया। देखिए, सारण में कुल 24 सीटें हैं। 24 में से 20 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था, यानी कि भर भर के सफलता मिला था। इस सफलता में बीजेपी का भी योगदान था, जनता दल यूनाइटेड का भी योगदान था और लोजपा भी 3 में से 1 सीट पर वो जीत गई थी। तो कुल मिलाकर माहौल तो एनडीए के पक्ष में था। पिछले बार देखा जाए तो पिछले बार यहां से सारण प्रमंडल से 3 मंत्री थे। सुनील कुमार भोरे के विधायक थे, वो मंत्री थे। मंगल पांडे किसी क्षेत्र से विधायक तो नहीं थे, लेकिन उनका घर चूंकि सिवान जिले में है, इसलिए हम उनको सारण प्रमंडल का ही मानते हैं। और तीसरा जो मंत्री थे कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, अमनौर से विधायक थे। 3 नेता मंत्री थे सारण प्रमंडल से, लेकिन इस बार वो संख्या घट गई। सिर्फ 2 मंत्री बनाए गए हैं। एक तो मंगल पांडे सिवान से विधायक हैं और दूसरे भोरे से जो विधायक हैं सुनील कुमार, वही पुराने 2 लोग, एक कम ही हो गया कृष्ण कुमार मंटू। तो देखिए, कम क्यों हुए कृष्ण कुमार मंटू, जो कि राजीव प्रताप रूडी के इतने करीबी हैं, जिन्होंने पटना में कुर्मी चेतना रैली कर बिहार भर में एक अपनी पहचान बनाई। 30 साल बाद एक मजबूत आधार के साथ कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी में थे। राजीव प्रताप रूडी के काफी चहेते हैं, फिर भी उनको जगह नहीं मिला। कुर्मी जाति से आते हैं, तो इसके पीछे का कारण जानेंगे। देखिए, जिस तरह से इस बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है और पार्टनर्स का भी ध्यान में रखा गया है। बीजेपी में 3 बड़े ब्राह्मण नेता हैं, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी और मंगल पांडे। यदि तीनों के राजनीतिक कद की बात करेंगे तो तीनों एक से एक। नीतीश मिश्रा के पास राजनीति का विरासत है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। पिता मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। पूरा राजनीतिक विरासत है, मिथिलांचल का एक रसूख है। दूसरे मिथिलेश तिवारी, जिनका संगठन में भी पकड़ मजबूत है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, व्यवहार कुशलता भी वैसी ही है और पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं। और तीसरे मंगल पांडे, जो जिला की राजनीति से भले ही अपनी कैरियर की शुरुआत की, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के टॉप नेताओं में एक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री थे पिछले सरकार में। नीतीश कुमार से उसी तरह का घनिष्ठ संबंध और उसी तरह का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जेपी नड्डा से भी। तो यदि 3 ब्राह्मण नेताओं की पकड़ के मामले में जब आप बात करेंगे और 3 में से यदि किसी एक ब्राह्मण को चुनना होगा,
तो उसमें आज भी मंगल पांडे नंबर 1 पर हैं। ये मंगल पांडे ने दिखा दिया, लोग देख लिए पूरे समीकरणों में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। नीतीश मिश्रा को निकाल दिया गया, मिथिलेश तिवारी को मौका नहीं मिला क्योंकि एक ब्राह्मण मंत्री को बनाना था, कुल मिलाकर 26 लोगों को ही रखना था, सभी जातियों को, सभी पार्टियों को समाहित करना था। तो ये देखा गया यदि दूसरा और तीसरा बनाना होता तो निश्चित रूप से उसमें मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा को जगह मिलती। लेकिन यदि एक ही पर विचार विमर्श हो रहा है तो मंगल पांडे को छोड़कर इन दोनों को नहीं बनाया जा सकता। यही कारण रहा कि मिथिलेश तिवारी को मौका नहीं मिला और नीतीश मिश्रा जो है उनको हटा दिया गया, मतलब छट गए वो। दूसरी बात, आते हैं अमनौर की बात कर लेते हैं। कृष्ण कुमार मंटू, राजीव प्रताप रूडी के चहेते, 30 सालों बाद पटना में कुर्मी चेतना रैली करके पूरे बिहार में लगा जैसे कि बीजेपी में कुर्मी का सबसे बड़ा नेता ये बन जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी मजबूती ही कमजोरी बन जाती है। यदि आप कहीं कहीं मजबूत बनते हैं तो वो मजबूती ही आपको कई जगह पे कमजोर बना देती है। कृष्ण कुमार मंटू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में अलग अलग तरफ का परसेप्शन चल रहा था, लग रहा था कि राजनीति से नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य सही काम नहीं करेगा, वो इसके बाद नहीं काम कर पाएंगे ढंग से, तो कुर्मी वोटों को कौन एकत्रित करेगा। बीजेपी ने इसके लिए एक जुगाड़ निकाला और कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को बूस्टअप किया। कृष्ण कुमार मंटू 30 सालों बाद उसी गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली फिर से किए। 1994 में नीतीश कुमार किए थे। अब इस विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां क्या बदली? नीतीश कुमार मजबूत हो गए हैं। बीजेपी को भी अब कृष्ण कुमार मंटू को बूस्टअप करने की जरूरत नहीं है। यदि बूस्टअप करेंगे तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जब नीतीश कुमार नाराज हो गए तो दूसरे कुर्मी नेता को दूसरे दल में इतने बड़े लेवल पे बढ़ाने का वो कभी सोचेंगे भी नहीं। राजनीति के चाणक्य उन्हें कहा जाता है। पिछले बार तो मजबूरी में बना दिया था क्योंकि संख्या नहीं था, बीजेपी की का डिमांड था, उनकी सूची को देख रहे थे। लेकिन इस बार जब संख्या भी आया, माहौल भी है और कहा भी गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो जीत हासिल हुई है, तो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ही गया तो दूसरे कुर्मी नेता को इतना मजबूत बनाने की जरूरत क्या है। इसलिए धीरे धीरे कृष्ण कुमार उर्फ मंटू का पत्ता साफ किया गया है। वरना राजीव प्रताप रूडी के इतने चहेते मंत्री, कोई विवाद भी नहीं, काम भी अच्छा से कर रहे थे, सारण से उतना ज्यादा संख्या में भी मंत्री नहीं है, तो हटाने के पीछे का कारण क्या? तो इतने दिनों का जो मेरा अनुभव है राजनीति का, वो यही कहता है कि कभी भी बड़ा पेड़ अपने नीचे छोटे पेड़ को पनपने नहीं देता है, बड़े पेड़ के सामने छोटा पेड़ दबकर रह जाता है। तो जब नीतीश कुमार का ग्राफ फिर बरगद की तरह बन गया है, तो उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा कैसे पनपेगा, वो भी दूसरे दल में आकर। तो इसलिए कृष्ण कुमार मंटू का पत्ता साफ हो गया। राजीव प्रताप रूडी चाह कर भी नहीं कुछ करवा पाए,
क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पर साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया होगा। अब क्या हुआ ये तो अंदर की बात है, लेकिन यदि कृष्ण कुमार मंटू मंत्री नहीं बने हैं तो यही बातें कही जाएगी। अब देखिए, सालन जिले में तो कई लोगों को उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे। चर्चा भी चल रही थी जनक सिंह का, चर्चा चल रहा था रणधीर सिंह का जेडीयू से। लेकिन देखिए, राजनीति में जैसा आप सोचते हैं वो होता नहीं है। कई बार जानबूझकर भी कुछ नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है और कई बार वो नैरेटिव सफल भी हो जाता है और कई बार असफल भी हो जाता है। तो देखिए, सारण से कुल 2 लोग, सारण प्रमंडल के 24 सीटों से 2 लोग मंत्री बन गए हैं, जिनका बनना लगभग तय था। हर लोग कह रहे थे कि सुनील कुमार का जो संबंध है वो नीतीश कुमार से बेहतर है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे हैं तो इसलिए प्रशासन का अनुभव भी है। मंगल पांडे के बारे में सब लोग जानता है, तो इसलिए सारण का जो चैप्टर है मंत्रियों का वो लगभग पूरा हो चुका है। अब यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 36 मंत्री बन सकते हैं अधिक से अधिक, भविष्य में कभी विस्तार होगा तो फिर किसे मौका मिलेगा और कैसे मिलेगा ये देखना होगा, वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो चलिए, यही बात है। सारण की पॉलिटिक्स को आप समझ गए होंगे मंत्रिमंडल का जो गठन है उसके नज़रिए से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।